द टॉपिक ऑफ डेटा एनालिटिक्स डायरेक्टली। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जीबीज एंड टीबीज की बात तो अलग करते हैं, थोड़ा सा और सेंस में चलते हैं। लेट्स गो फॉर हायर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आजकल जो डेटा चल रहा है वो चल रहा है पेटाबाइट्स, नहीं सर, एक्साबाइट्स। मैंने कहा टीबी को 1024 कर दो, टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो एक पेटाबाइट बनता है, उसको 1024 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो एक एक्साबाइट बनता है, एक एक्साबाइट बनता है। उल्टा नहीं जा रही, तो किलोबाइट पे पहुंच गए लक्ष्मी नगर वाले। बिट बाइट किलोबाइट से तो बहुत आगे आ गया मैं, टीबी से ऊपर आके पीबी पे और इधर एक्साबाइट पे। इफ आई हैव टू से पूरे 2001 तक पूरे वर्ल्ड का जितना भी कंप्यूटिंग डेटा था दैट वाज ओनली 3 एक्साबाइट। ठीक है, अच्छा मैंने कहा उसके आगे क्या आता है? मैंने कहा एक्साबाइट के बाद आता है, एक्साबाइट के बाद आता है हमारे साथ में ज़ेटाबाइट, ज़ेटाबाइट के बाद आता है योटाबाइट, योटाबाइट के बाद आता है ब्रोंटोबाइट। ठीक है, ज़ेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट। अभी जो हमारे पास में अमेज़न में जो डेटा चल रहा है, अमेज़न का अकेले का डेटा 2018 में ज़ेटाबाइट्स में वर्क कर रहा है। ठीक है, इट इज वर्किंग इन ज़ेटाबाइट्स, मतलब एक्साबाइट 2001 के अंदर 3 एक्साबाइट डेटा में पूरी दुनिया सिमट जाती थी, आज एक कंपनी के पास ज़ेटाबाइट्स में डेटा पड़ा है। ठीक है, वॉलमार्ट की बात करता हूं, वॉलमार्ट इज वर्किंग ऑन योटाबाइट्स ऑफ डेटा, नासा इज वर्किंग ऑन ब्रोंटोबाइट्स ऑफ डेटा। मजाक चल रहा है? इसका मतलब धंधे पानी की बात करूं तो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इनफैक्ट मैं बोलूं अगर, तो आज बिजनेस इस लेवल पे आ चुका है कि मैं और आप का दुनिया का अस्तित्व पता है क्या है? वी आर जस्ट डेटा पॉइंट्स इन समवन एल्सेस डेटा सेंटर। हम लोग किसी के सर्वर पे डेटा पॉइंट्स है, नथिंग एल्स। हमारा इतना ही अस्तित्व रह गया है। आप देख लो आपकी वर्चुअल इमेज कितनी बड़ी हो चुकी है, और एक्चुअल में तो हम कुछ इतना काम ही नहीं कर रहे। अब ये गूगल भी जो है, गूगल भी कहां पे काम कर रहे हैं? योटाबाइट पे कर रहे हैं। गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल का ही प्रोडक्ट है क्या? यूट्यूब भी। तो पूछ रहे हैं यूट्यूब किस पे? मैंने कहा गूगल योटाबाइट पे काम कर रहा है। ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस लेवल ऑफ डेटा इज द कंपनीज आर यूजिंग nowadays? Data analytics is very important for identifying trends and patterns. अगर डेटा एनालिटिक्स नहीं होगा तो ट्रेंड्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई कौन करेगा? अच्छा, आपको भी पता है आपका ऑडिट सैंपल पे चलता है, आपको भी पता है आपका ऑडिट सैंपल पे चलता है। दैट मीन्स 100% टेस्टिंग तो तुम्हारे लिए वैसे भी कभी फीजेबल नहीं थी, ना ही पॉसिबल थी। ठीक कह रहा हूं, 100% टेस्टिंग तो नहीं थी, पर एक फेयर सैंपल साइज तो चाहते हो, एक कमेंडेबल सैंपल साइज तो लेना चाहोगे, एक फेयर सैंपल साइज तो लेना चाहोगे। वो सैंपल कैसे चूज हो उसके लिए तुम्हें कुछ टूल्स लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे? एंड शुडंट यू नो गुड डेटा एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड कि कौन से एरिया को हम सैंपल बेसिस पे आइडेंटिफाई करें और उसके बेस पे अपने एश्योरेंस सर्विसेज दें। कूल, मैं आपसे यही कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा हूं। ठीक है, सैलरी पैकेज कहां से स्टार्ट होता है डेटा एनालिटिक्स के अंदर? देखो, डेटा एनालिटिक्स कभी भी डायरेक्ट नहीं होता। फर्स्ट अप, जैसे आप सीए हैं तो आपको कॉमर्स का नॉलेज है तो दैट इज गुड। फर्स्ट अप आपको ये चाहिए कि आप कौन से एरिया में कर रहे हैं, तो उसका बेस डिग्री तो चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मत बोलना कि सिर्फ डेटा एनालिटिक्स करके कर लेंगे, नहीं। प्लस अगर डेटा एनालिटिक्स होगा तो हेल्प करेगा। डेटा साइंस के 12-12 हफ्ते के बहुत सारी संस्थाएं कोर्स चलाती हैं, इंटरनेशनल संस्थाएं, आप चाहो तो वो कर सकते हो। डेटा एनालिटिक्स के पैकेजेस एक्सपीरियंस के बाद, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद 35 लाख से 45 लाख तक जाते हैं। ठीक है, I hope that is okay with you. Okay. So this is somewhat the future. ठीक है, यहां हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैं ये मिटाना चाहता हूं हाल फिलहाल, क्योंकि मुझे ईडीए सीडीए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा माइनिंग पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है। उसके बाद आप खुद पढ़ पाएंगे इनको, जो भी लिखा है वो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि ठीक है, ऐसी बातें तो करनी थी, हमने तो ज्यादा डेप्थ में समझ लिया है। ओके फाइन, तो मैं इसको मिटाना चाह रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि मैं आपको ग्रेव प्रॉब्लम समझाऊं पहले। अच्छा, ऑडिट के अंदर जो ये टूल्स हैं, जो हमारे लिए डेटा एनालिटिक्स का काम करते हैं, हम उसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। आप अगर कभी गूगल पे सर्च करेंगे अबाउट आइडिया टूल्स, तो दीज आर यूनिवर्सल टूल्स दैट आर यूज्ड एज CAATs। आप सर्च कर लेना कभी भी आइडिया टूल्स। ठीक है, आप सर्च करना कभी आइडिया टूल्स के बारे में एंड यू विल गेट इट। हम जब डीसा ट्रेनिंग देते हैं, मैं इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल डीसा ट्रेनर हूं ICAI के साथ में,
तो जब मैं डीसा ट्रेनिंग कराता हूं तब मैं आइडिया टूल समझाता हूं। तो अगर बाय चांस हमारा वास्ता पड़ा आपके साथ में, आइडिया टूल से ही सारा CAAT लगता है, ठीक है। आइडिया मीन्स फुल फॉर्म है एक, आप चेक करिएगा, ठीक है। तो आइडिया टूल्स हम सिखाते हैं तब कि कैसे इन टूल्स को लगाते हैं, कैसे ऑडिट के लिए सही सही डेटा निकालते हैं और कैसे उसका ऑडिट किया जाता है। तो हम लोग कभी अगर उधर मिले, हमारा वास्ता पड़ा, आपको कभी डीसा करने की इच्छा हुई, क्योंकि आजकल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई बैंक ऑडिट सिक्योर करने के लिए खासकर, और आपको दिख भी रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट का एक जमाना आएगा, पूरा जमाना आएगा। पहले वक्त था ऑडिट का, ट्रेडिशनल ऑडिट का, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का तो जमाना आएगा, मान के चलना, ठीक है। ओके, तो मैंने कहा डिप्लोमा, अरे डिग्री का नाम तो डिप्लोमा हो ना, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, नालायक, लक्ष्मी नगर। अच्छा, मैंने कहा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा माइनिंग। अब समझते जाना आजकल क्या क्या चल रहा है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स क्या बोलता है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स बोलता है कि हम लोग अजम्पशंस ढूंढना चाहते हैं दो चीजों के बीच में, अजम्पशंस बोल लो या कोरिलेशन बोल लो। हम लोग कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट देयर इज अ पैटर्न बिटवीन टू थिंग्स। से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ उठा लिया, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ उठा लिया, एग्जांपल में सेंसेक्स और गोल्ड। क्या इनकी प्राइसेस में कोई कोरिलेशन है? इनकी प्राइसेस में कोई कोरिलेशन है? हो सकता है टाइमली कोरिलेशन आए। जनरल कोरिलेशन ये आ रहा है कि सेंसेक्स जब जब ऊपर जा रहा है, गोल्ड तब तब नीचे जा रहा है, क्योंकि लोग कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना सेंसिबल नहीं समझते जब शेयर मार्केट्स ऊपर जा रहे होते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, एम आई एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस नॉर्म? बट विल दिस ऑलवेज होल्ड ट्रू? विल दिस हाइपोथेसिस, ये एक हाइपोथेसिस हुआ, ये एक हाइपोथेसिस हुआ, मतलब मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की, मैंने कहा विल दिस ऑलवेज होल्ड ट्रू? अगर ऐसा नहीं होता, ऑलवेज ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि मैं अब कंफर्मेटरी डेटा एनालिटिक्स लगा रहा हूं। एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या हुआ? एक्सप्लोर करना, ढूंढना। तो ढूंढ ही लिया फाइनली। क्या ढूंढ लिया? कि सेंसेक्स और गोल्ड में कोई कोरिलेशन तो है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अब देखते हैं कि क्या ये रिलेशन होल्ड करता है कि नहीं करता। मैंने कहा जनरली करता है। मान लो दिवाली आई, मान लो दिवाली आई, तो दिवाली पे तो सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा क्योंकि लोग और भी चीजें खरीदने में लगे हुए हैं, और साथ के साथ गोल्ड अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स को देखते हुए गोल्ड भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। एक बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन की सिचुएशन आएगी, डिप्रेशन की सिचुएशन आएगी तो सेंसेक्स भी नीचे, गोल्ड भी नीचे। ये आपके डेटा एनालिटिक्स में आपको सिखाया जाएगा, इस तरह की चीजें आपको सिखाई जाएगी, राइट। तो जब आप डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो आई एम ट्राइंग टू, अब देखो ऑडिट में ये चीज कैसे अप्लाई होगी। जब आप आइडिया टूल लगाते हैं तो आपने जब डेटा एनालिटिक्स करा तो आपको कोरिलेशंस मिले। आप जब अपना सैंपल चूज करोगे तो एक सैंपल तो ये वाला चूज करोगे, एक सैंपल इस सिचुएशन से चूज करोगे और एक सैंपल इस सिचुएशन से चूज करोगे, और फिर वेरीफाई करोगे और चेक करोगे कि बराबर सब चल रहा था कि नहीं चल रहा था, एज वॉज प्रिडिक्टेड। अगर वैसा ही हुआ है तो काम ठीक हुआ है, वरना हो सकता है कोई मिस स्टेटमेंट जारी की गई है। अगर डेटा एनालिटिक्स का यूज किया होता इन्फोसिस तो आपको पता चलता, देखो क्या क्या चीजें होती। आप देखते हैं उस टाइम पे सत्यम का जब फ्रॉड हुआ, सत्यम वाज इन आईटी टेक, इन्फोटेक की कंपनी थी उस टाइम पे, सारी कंपनीज के शेयर डाउन जा रहे थे, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, ठीक है, चाहे वो इन्फोसिस हो, सबके शेयर धरती छू रहे थे, धरती चुम रहे थे, और ये आसमान गगन चुंबी जा रहा है। क्या बात है? तो इसका मतलब अगर यहाँ पे एनालिटिक्स का एप्लीकेशन किया जाता तो लगता ही ना कि यहाँ क्या है, यहाँ झोल है। तो लोग इतने समझदार होते तो बात ही क्या थी, इतने समझदार होते लोग तो बात ही क्या थी। लोग बोले हाय सत्यम, वाह वाह सत्यम, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा होल्ड है। बैंक्स में भी एनपीएस क्लासिफाई करने के लिए स्पेंडिंग पैटर्न्स, ठीक है, स्पेंडिंग पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई खर्चा कैसे कैसे करते हो, राइट। दैट इज हाउ डेटा एनालिटिक्स वर्क्स। अरे क्लियर है ना? हाँ, तो ये तो दो टाइप का डेटा एनालिटिक्स हुआ। एक हो गया क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, इसके ऊपर कोई खास डिस्कशन होगा नहीं क्योंकि ये एट्रीब्यूट बेस्ड है, कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड है। तो इसमें तो इंसान का अपना जजमेंट लगता है खासकर, तो इसमें जजमेंट इन्वॉल्व है बहुत सारा। ये आप स्पेसिफिक फील्ड में रिसर्च करके ही समझ सकते हैं। ओके, अच्छा, और डेटा माइनिंग की बात करता हूं
डेटा माइनिंग की बात करता हूं तो देखो, क्योंकि आपके पास आज टन्स ऑफ डेटा है, टन्स ऑफ डेटा है मतलब डेटा की कोई लिमिट ही नहीं रही। एक्साबाइट्स का डेटा तो इज नॉर्मल, एक्साबाइट्स डेटा इज नॉर्मल आजकल तो, ठीक है। हर बड़ी कंपनी का डेटा एक्साबाइट्स में तो है ही, टीबीज में तो कोई भी नहीं चल रहा, पेटाबाइट से भी ऊपर चल रहे हैं एक्साबाइट्स में। मैंने कहा एक्साबाइट्स डेटा आर नॉर्मल, तो उसमें क्या चाहिए, उसमें हमें कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड टूल्स चाहिए, सोफिस्टिकेटेड टूल्स चाहिए जो कि एनालिसिस कर सके, एनालिसिस विदाउट यूजर आस्किंग फॉर सेम, टू फाइंड अननोन हिडन पैटर्न्स। इस लेवल पे डेटा एनालिटिक्स होने लगा है। करना ही पड़ेगा, कहो हाँ या ना, करना ही पड़ेगा। गुड, क्यों? क्योंकि आज डेटा इतना है कि मुझे भी नहीं पता कि कौन सा डेटा किस चीज से कोरिलेट कर जाए कल को और हम कौन सी इंफॉर्मेशन मिस कर दें। कूल। तो ऑडिट में आपको नहीं लगता, ऑडिट में आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के डेटा एनालिटिक्स भी काम आया करेंगे? आज अगर आ रहे हैं तो आज तो हम लोग जो आइडिया टूल्स पढ़ रहे हैं वो आइडिया टूल्स इस लेवल पे आके रुक जाते हैं, बट वेरी सून विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस ऑल्सो, वेरी सून विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस ऑल्सो कि भैया डेटा माइनिंग ही बताए कि ऐसे कौन से अजीब और गरीब कोरिलेशन आ रहे हैं जो ऑडिट के लिए क्या हो सकते हैं, सस्पिशियस नेचर के हो सकते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस फॉर ऑडिट। उन्हीं का सैंपल आइडेंटिफाई हो और फिर हम उसको डीप डाउन ड्रिल करें तो हमारी नेचर टाइमिंग एक्सटेंट कहीं ना कहीं मैनेज हो पाएगी, हम सही एक्सटेंट का ऑडिट कम से कम समय में कर पाएंगे। दिस इज व्हाट वी वांट। और ऑडिट में ये चर्चा डेटा एनालिटिक्स की इसलिए हो रही है कि ये फ्यूचर आएगा, इसलिए एक पेज में लिख के उन्होंने बोला बाय बाय, ऐसा बोल दिया उन्होंने। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा डेटा एनालिटिक्स का डिटेल दिया, बेसिक डिटेल, ठीक है, एज आई वाज सपोज टू डू। तो मैंने आपको कुछ बेसिक्स बता दिया एंड देन आई एम ट्राइंग टू से कि आप इससे कोरिलेट करिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आई होप सो यहां तक की बातें एकदम क्लियर हैं। और मैं अगर आपको डेटा एनालिटिक्स पढ़ाऊं तो आप आराम से एक ही घंटे, मतलब एक झटके में पढ़ लेंगे, घंटा तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, जरा देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि देखो डेटा एनालिटिक्स ना सभी को काम आता है, डेटा एनालिटिक्स सभी को काम आता है। उन्होंने कहा भैया बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करने में काम आएगा, मैनेजमेंट को भी काम आएगा, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मैनेजमेंट को अपने अच्छे रिपोर्ट्स जनरेट करने में काम आएगा। मैनेजमेंट को पता है रिपोर्ट कैसा चाहिए होता है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट चाहिए होता है, उसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं डैशबोर्ड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट को कैसा रिपोर्ट चाहिए होता है, डैशबोर्ड कॉन्सेप्ट। आप देखते हैं बहुत ही बड़ी गाड़ी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स गाड़ी है, गाड़ी में डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में आप स्टीयरिंग के आसपास ही बाकी सारी चीजों को आगे पीछे के बटनों से और इधर कुछ लीवर से कंट्रोल कर लेते हैं, राइट। तो उनको समरी रिपोर्ट चाहिए होता है, खटाखट एक ही जगह से फटाफट बहुत सारी पार्टीशंस, किस किस डिपार्टमेंट का क्या क्या हुआ, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के फॉर्म में, अच्छे अच्छे पाई डायग्राम्स के फॉर्म में, इस तरह के डायग्राम्स के फॉर्म में उनको क्या चाहिए, उनको समरी चाहिए। दीज आर कॉल्ड डैशबोर्ड रिपोर्ट्स। अच्छा एनालिटिक्स क्या करता है, अच्छा एनालिटिक्स सारी इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करता है और फिर फिल्टर आउट करके फाइनल इंफॉर्मेशन फटाफट क्विक डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट को देता है। ये तो केवल एक एप्लीकेशन की बात हो रही है कि डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, जैसे एफबी में भी होता है एग्जैक्टली, कि डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। हमारे लिए लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। द डेटा एनालिटिक्स मेथड्स यूज्ड इन एन ऑडिट आर नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स और CAATs कार्ड्स। एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, उन्होंने कहा भाई कहाँ कहाँ ऑडिट के अंदर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स में लगा सकते हो, रिस्क असेसमेंट करते समय कर सकते हो, कंट्रोल टेस्टिंग में कर सकते हो, नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एनालिसिस पे कर सकते हो, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिशिएंसी। जर्नल एनालिसिस समझते हो, कहीं होती है ना अजीब व गरीब एंट्रियां पास करते हैं केवल अकाउंट्स एडजस्ट करने के लिए, ऐसी एक्सेप्शनल एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना, स्टैंडर्ड जर्नल नहीं, नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा इसलिए इलैबोरेट करके बोल दिया, होता है ना कभी कभी आप देखते हैं बड़ी उल्टी पुल्टी एंट्री मार दी जस्ट टू सेटल दी अकाउंट्स, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, यहां पे कोई भी मेथोडोलॉजी नहीं दी, डेटा एनालिटिक्स को नहीं समझाया। उन्होंने बोला बस कुछ नहीं, इन्होंने बोला बिजनेस एनवायरनमेंट को समझो,
ऑब्जेक्टिव्स और क्राइटेरिया बनाओ जिस पे इवैल्यूएट करेंगे, सोर्स और फॉर्मेट ऑफ डेटा, एक्सट्रैक्ट डेटा, वेरीफाई करो, अप्लाई क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब कि कौन सा डेटा करना है। ये लोग जनरली बात कर रहे हैं ईडीए सीडीए की, एक्सप्लोरेटरी और कंफर्मेटरी। बोले क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, मतलब एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं दिमाग में कि इनके बीच में कोरिलेशन ढूंढो। वैलिडेट एंड डॉक्यूमेंट। कुछ खास बात बताई इन्होंने? नहीं ना। अच्छा जी, हमने कहा चैप्टर हो गया है ओवर मेरी तरफ से, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है। उन्होंने कहा कि भैया स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स कौन कौन से यूज करने चाहिए ऑडिटर को ताकि वो भी सेफ रहे। हम लोगों ने बोला कि ईआरएम करने के लिए मैनेजमेंट को कोसो फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए, आईएसओ का 31000 का स्टैंडर्ड दैट इज ऑल अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, वो यूज करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऑडिटर को भी सब कुछ इवैल्यूएट करते समय कौन से फ्रेमवर्क्स यूज कर सकता है वो। तो उन्होंने कहा वो एसएस को ध्यान में रखे, सेक्शन 143(3) ऑडिट रिपोर्ट के अपने क्लॉजेस को ध्यान रखे। उसने कहा सॉक्स के सेक्शन 404 को ध्यान रखे। ठीक है, सॉक्स स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, एक तरीके से सॉक्स के स्टैंडर्ड्स लिखे भी आते हैं। आपको पता है काफी हद तक जब एमएनसीज काम करती हैं, सिरसा तुम्हारी भी बात हो रही थी काफी देर से, आपने कहा था डिस्कस करना। मैंने कहा जब एमएनसीज काम करती हैं तो एमएनसीज को तो अमेरिकन लॉज को भी गवर्न करना पड़ता है। सॉक्स इज एन अमेरिकन लॉ। तो क्या करते हैं वो लोग, बोलते हैं कि कहां हमारा, हम लोग देखो वो भी तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहे हैं, वो भी तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। अगर अमेरिकन एमएनसी अपने इंडिया में एक ब्रांच लगा के बैठा है तो आरंट दे डूइंग कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स? सो आरंट दे ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड विद देयर इंडियन ब्रांच टू फॉलो व्हाट? सॉक्स फ्रेमवर्क। तो क्या होता है, बिग फोर्स टाइप की जो एंटिटीज है वो क्या करती है, सॉक्स का एक ना चेकलिस्ट का चिट्ठा दे देती है कि ये रही गाइडलाइंस, इनको फॉलो कर लो, बस आपका सॉक्स फॉलो हो गया। पूरा सॉक्स पढ़ने को नहीं बोल रहे, बोले पूरा सॉक्स कहां पढ़ोगे अभी, आर्टिकल वार्टिकल को भेजते हैं तो क्या कहते हैं कि ये ले भाई गाइडलाइन का चिट्ठा, इसको पूरा कर लेना। तो ये उसमें से उनमें से कुछ गाइडलाइंस यहां पे आई, ठीक है, उसके हिसाब से चेकलिस्ट दे दी। आईएसओ 31000 का स्टैंडर्ड मैंने डिस्कस करा था आपसे, 31000 का स्टैंडर्ड, यस दैट वाज अबाउट रिस्क, वो हमारा ईआरएम का फ्रेमवर्क बना था। और आईएसओ 27000 का है आईटी सिक्योरिटी का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अगर मैं स्टैंडर्ड को पढ़ूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैनेजमेंट को, अगर मैं स्टैंडर्ड को पढ़ूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैनेजमेंट को कैसे काम करना चाहिए था, और उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, ऑडिट करूंगा। अच्छा जी सर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार आईटीआईएल पे मैं एक बार थोड़ा सा इसको छोड़ रहा हूं, इस पे एक सबसे एंड में डिस्कशन करूंगा। पहले पीसीआई डीएसएस पे आओ। पीसीआई डीएसएस को मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीआई डीएसएस को मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कर लिया। मैंने कहा मैं ये पेटीएम जब चलाता हूं, तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या लिखा रहा है, हैंड क्राफ्टेड इन इंडिया। कभी नीचे नोटिस करा है थोड़ा ढंग से? आज कर लो, क्या फर्क पड़ता है। दिख रहा है, सर्टिफाइड बाय SISA, PCI DSS, नॉर्टन एंटीवायरस से सिक्योर्ड है, सेफ की का एनक्रिप्शन यूज करता है अमेरिकन एक्सप्रेस का, और कुछ लिखा है PCI DSS, पे कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। कौन? पेटीएम। तभी सील ऑफ ट्रस्ट लगाई है उसने, ऐसे थोड़ी लगाई है। ये देख रहे हो सील ऑफ ट्रस्ट, हाँ जी, ये कभी पढ़ा ही नहीं हमने, कभी ध्यान ही नहीं दिया, इतना बारीकी से कौन देखता है भला। अरे समझ में आया क्या? तो पीसीआई डीएसएस बोलता है कि जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है वहां पे डेटा कैसे मेंटेन किया जाएगा, अपने कस्टमर्स का, अपने यूजर्स का, वो सारी चीजें कहां पे आती हैं, पीसीआई डीएसएस के बारे में आती हैं। पीसीआई डीएसएस बताता है कि भैया आप जो भी किसी के भी कार्ड का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, डज पेटीएम रिकॉर्ड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स? यस और नो? यू नीड टू देन फॉलो दिस डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। और ये भी वर्ल्ड लेवल पे अप्लाई होता है क्योंकि इसको इंटरनेशनल संस्थाएं जो है SISA वो सर्टिफाई करती है, राइट। और ऐसे ही SSAE 18 ये बेकार है आपके लिए, एक बार पढ़ के चल जाना, इसमें कुछ खास इस तरह से लिखा नहीं है, कुछ दे रखे हैं इसके अंदर हमारे जो है स्टैंडर्ड्स आते हैं, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स में हमारे ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल दे रखे हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड है, AICPA की संस्था इसको लगाती है, यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करना।
कॉबिट पे अगेन डिस्कशन करता हूं। कॉबिट जो है वो देता है आईटी गवर्नेंस का फ्रेमवर्क। कॉबिट क्या देता है? आईटी गवर्नेंस का फ्रेमवर्क। कॉबिट को मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट, कॉबिट को मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट, कॉबिट आपके पेपर में आएगा, ठीक है। अभी जो करंटली स्टैंडर्ड चल रहा है उसको बोल रहे हैं कॉबिट 5। अभी जो करंट स्टैंडर्ड चल रहा है उसको हम बोलते हैं कॉबिट 5। कॉबिट कहां से आया फ्रेमवर्क? देखो सबसे बड़ी जो संस्था है जो आईटी सिक्योरिटी पे या आईटी ऑडिट पे काम कर रही है वो संस्था का नाम है आईसाका, ISACA। यही जो संस्था है यही आपके लिए कौन सा कोर्स लॉन्च करके बैठी है? उस कोर्स का नाम है सीसा। सीसा ISO के द्वारा प्रमाणित कोर्स है। सीसा ISO के द्वारा टियर 1 पे प्रमाणित कोर्स है, मतलब बोले हाई लेवल की बात मानी जाएगी अगर कोई सीसा सर्टिफाई कर दे कि यहाँ पे काम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मैनेज किया जा रहा है। अच्छा, टियर 2 लेवल पे हम लोगों का भी ICAI का टाइप है, टाइप विद आईसाका फॉर व्हाट? डीसा कोर्स, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा नीचे माना जा रहा है, ठीक है, डीसा का। यही आईसाका की संस्था ने अपना भी एक फ्रेमवर्क रिलीज करा है जो भी वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेड है फॉर व्हाट? आईटी गवर्नेंस। अगेन गवर्नेंस इज अ सब्जेक्टिव वर्क कि सही से आईटी इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। आईटी का इस्तेमाल कि वेदर शुड टेक आईटी और नॉट, सिक्योरिटी वगैरह मैनेज करना, ये गवर्नेंस के ऊपर भी एक फ्रेमवर्क है जिससे कोई लांछन ना लगा दे, कोई ये ना कह दे कि काम आप ढंग से नहीं करते, ठीक है, मैनेजमेंट को ऐसा ना कह दे। उसका फ्रेमवर्क है और उस फ्रेमवर्क का नाम है कोबिट। कोबिट 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। जब कोबिट आया तो ऑफ कोर्स 1 तो नहीं बोलेंगे, जब तक पार्ट 2 नहीं बनता तब तक 1 को 1 थोड़ी बोलते हैं, हमें थोड़ी पता है आगे बनाना है। सही बात है, सही बात है ना। हाँ, अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी आई है तो पहले तो उसको गैंग्स ऑफ वासेपुर ही बोलेंगे, 1 तो नहीं बोलेंगे। तो 1 तो कभी बोला ही नहीं गया, पहले आया कोबिट, फिर आया उसका वर्जन 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो कोबिट का फ्रेमवर्क भी किसके द्वारा गवर्नड है? आईसाका के द्वारा, और इन्होंने इसको रेलेवेंट टाइम से अपडेट्स करा है। सो दे आर अबाउट व्हाट? आईटी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आईटी के ऊपर, स्पेसिफिक आईटी के ऊपर, देखो ईआरएम तो सभी के बारे में चर्चा करता है, ईआरएम सिर्फ आईटी के बारे में चर्चा करता है क्या? नहीं। क्या ईआरएम सिर्फ आईटी के बारे में चर्चा करता है? नहीं। तो उन्होंने कहा आईटी के लिए भी कुछ स्पेसिफिक बताओ ना। तो उन्होंने कहा हाँ, आईसाका ने बोला हमने बना दिया फ्रेमवर्क, इसको भी पढ़ना, इसको भी पढ़ना, ठीक है। आइडियली आपके कोर्स में कॉबिट को ज्यादा डिस्कस किया जाना चाहिए था पर नहीं करा है, तो मैंने भी आपको ईआरएम पे ही ज्यादा डिस्कशन करा है, ओवरऑल डिस्कशन पे ही ज्यादा फोकस करा है मैंने भी, ठीक है। आइडियली आपको कॉबिट पे ज्यादा फोकस करवाना चाहिए था। मैं सिर्फ ऐसा कह रहा हूं चाहिए था, किया या नहीं किया उससे हमें लड़ाई थोड़ी लड़नी है। हमने कहा ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बच्चा लिख रहा है पॉलिटिक्स है, सी इंस्टीट्यूट का तो काम ही यही है। वाह, चलो जी। मैंने कहा कॉबिट क्या बोल रहा है? कॉबिट बोल रहा है इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पब्लिश्ड बाय आईसाका, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। दिस इज वर्ल्ड लेवल एसोसिएशन, ओके, राइट। और सीएसएफ क्या है? साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, और इसको किसने करा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्होंने करा है। और इन्होंने कहा साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, कुछ मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने कुछ लिखा है। एग्जाम में कुछ सवाल आ सकते हैं, एग्जाम में अगर सवाल आते हैं आपके पास में कि कुछ डमी स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस प्रोसीजर्स बताओ, तो आप एसेज लिख लेना। 14331 आपको याद रह जाएगा, मुझे लगता है सॉक्स भी मेरे बच्चों को याद रह जाएगा, आईएसओ के बारे में भी बच्चे लिख लेंगे। मुझे लगता है ये 4 तो आपके कहीं नहीं गए। जिस तरह का डिस्कशन हम लोगों ने क्लास में करा, इफ देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू राइट 4, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू राइट 4, एंड दिस वन PCI DSS, ये आप जरूर लिख लोगे, मैं श्योर हूं इस चीज को लेके। कॉबिट के बारे में भी हमारे बच्चे जरूर लिख लेंगे, कम से कम 6 चीजें तो आप लिख के आना ही आना। किसी को ये चैप्टर टफ लगे ऐसा मैं नहीं चाहता। मुझे बताओ, मैंने केवल आपके पढ़ने के लिए कौन सा पेज छोड़ा है? पेज नंबर 4.2। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप ये अपने आप पढ़ के खत्म कर सकते हैं और मैं आपको छुट्टी भी दे सकता हूं आज के लिए। जितना भी कॉन्सेप्ट मेरे टैबलेट पे है ये आपको मिल जाएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट मेरे टैबलेट पे है ये आपको मिल जाएगा। दिस इज अ हार्टिएस्ट थैंक यू, दिस इज अ हार्टिएस्ट थैंक यू, ठीक है, फ्रॉम मी रजत जैन। आपका आभारी हूं मैं, रजत जैन आपका आभारी हूं।
ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा पंकज सर ने ऑलरेडी मार्क आउट कर रखे हैं, तो आप फोकस उन पे ज्यादा करना। ठीक है, मैं कोई नहीं होता जो मैं आपको ये बता पाऊं कि कौन सा आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट रहेगा, बट यस मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं बस इतना जानता हूं। अच्छा, तो उनका असेसमेंट है, प्लीज उनके असेसमेंट को और उनके जजमेंट को ट्रस्ट कीजिएगा। साथ के साथ मैं आपको क्या बोलता हूं कि देखो मेरा जो नंबर है वो है ये 9799844487। तो अगर आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी टू एंटरटेन। मैं तो कोशिश करता हूँ ना आए, पर फिर भी आए हों तो प्लीज़ बता देना। ठीक है, साथ के साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि बहुत मेहनत करो, ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग आपसे मिले हैं आज, तो मेरी बहुत अच्छी किस्मत है, ठीक है, कि मैं आप लोगों से मिल पाया। आई वुड ऑलवेज से दैट वर्क वेरी वेरी हार्ड। ठीक है, हार्ड वर्क हैज़ नो सब्सटीट्यूट, दैट इज व्हाट आई बिलीव, वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, कोई स्मार्ट वर्क ये सब नहीं, इतना नहीं सोचते। आप हार्ड वर्क करो, हर चीज़ को अच्छे से करो, बहुत कुछ अच्छा होगा लाइफ में। अभी जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें 4 आवर्स डेली आप निकालें, क्योंकि अभी निकल सकते हैं, और 4 आवर्स डेली कम से कम पढ़ें। तो लास्ट में जाके अगर आप 11 घंटे भी पढ़ेंगे लास्ट के 6 मंथ्स, तो भी आपका काम हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई डिड, मैंने CA, CS, CMA, BCom सब एक साथ करा था बाय द एज ऑफ 22 ओनली। तो आई होप सो कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि CA करना कोई मुश्किल है। ठीक है, तो आप सब इकट्ठा करें। मैं इकट्ठा तो नहीं कर रहे हैं, मैं ये तो कहूँगा नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जो काम करें, मेरी एक स्ट्रैटेजी रही हमेशा कि 4 घंटे रोज आप पढ़ें जब आप अपनी आर्टिकलशिप और ये सारी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, और फिर आप लास्ट में 11 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप मैं अभी चल सकता हूँ, विदा ले सकता हूँ। ईमेल आईडी और बच्चे मांग रहे हैं। ईमेल आईडी भैया बड़ी सिंपल है, रजत जैन JRJ@gmail.com। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को अगर ज़्यादा जानने की इच्छा हो, ज़्यादा तमन्ना हो, तो मेरे पास उसके भी कुछ वीडियोस हैं जिससे आपको पता चल सकता है। जैसे कोई बोले मुझे सर आई साका के बारे में अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको ऐसे भी वीडियो लिंक्स भेज दूंगा, तो आप मुझे बता देना। ठीक है, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा जानने की इच्छा हो तो प्लीज़ जस्ट टेल मी, आई हैव पर्टिकुलर वीडियोस दैट विल हेल्प यू आउट, अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में जानने की तमन्ना हो। लेकिन जितना हमने पढ़ा दिया मुझे लगता है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ के अच्छा लगा। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो भी क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी बता दीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा हो आपको पढ़ना। पंकज सर भी आ गए हैं, और वो जो है वो और भी कुछ आपको एड्रेस कर देंगे इन केस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर, लीजिएगा। हाँ जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर अच्छा लगा, इसीलिए तो मैंने सर का लेक्चर लगवाया था। पंकज सर का बहुत स्वागत है। बढ़िया पढ़ाया, हाँ बहुत बढ़िया, तभी तो सर को बुलाया था हमने। मेरे से पढ़ते तो बोर हो जाते, कहते ये क्या है वो क्या है। मैंने कहा सारी चीजों के सॉल्यूशन आपको आईटी के मिल जाएंगे, तो इसलिए हम आईटी एक्सपर्ट को ही बुलाते हैं। सर से बोलो गाना सुनाए, वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बोलना यूट्यूब पे देख ले। ठीक है, चलो ठीक है, अब मिलते हैं 10:30 पर। बाय बाय।